में यूडीएफ को यहां बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एलडीएफ और यूडीएफ ये तमाम दल हैं जिसमें कई दल हैं, लेकिन यूडीएफ जिसमें कांग्रेस है और केरलम में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी राहत और सांस भरी राहत कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्या एलडीएफ हैट्रिक तो नहीं लगा देगी इस बार, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी काम करी और यूडीएफ जो है उसने यहां एक बड़ी बढ़त रुझानों के जरिए आगे बढ़ ली है। आइए पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख करते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में क्या कमल कमाल दिखा पाएगा, एग्जिट पोल्स तो कुछ इसी तरीके से इशारा कर रहे थे और वही एग्जैक्ट पोल्स में भी बदलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ इस समय आपको बता दें कि गंभीर संकट में है और ममता बनर्जी का सूबा कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 293 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर इस समय नतीजे और रुझान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। फलता सीट पर बाद में होगा पुनर्मतदान, लेकिन हम देख रहे हैं कि टीएमसी यहां 87 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपीएम जो है वो 1 सीट पर, यानी टीएमसी 88 सीट पर अभी इस समय चल रही है। 293 सीटों में अगर पिछले चुनावों की बात करें तो टीएमसी के लिए ये एक बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास की बात करें तो सत्ता का एक ही बार परिवर्तन हुआ है। पहले वाम दल का यहाँ दबदबा रहता था, उसके बाद टीएमसी का गढ़ यहाँ हुआ और ममता बनर्जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही। कहा जा रहा था ममता चौका लगा पाएंगी या बीजेपी को मिलेगा मौका, लेकिन एक बार चलिए फिर से चल लेते हैं स्टूडियो की तरफ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। जनादेश के प्रायोजक थे सेल सिक्योर टीएमटी, देश का सरिया। सेल सिक्योर टीएमटी, देश का भरोसा। राज्यों के चुनावी परिणाम। डीडी न्यूज लेकर आ रहा है बड़ी कवरेज। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में किसके सिर सजेगा ताज? हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से बताएंगे हर सीट का हाल, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे। देखिए जनादेश दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं सेल सिक्योर टीएमटी, देश का सरिया। सेल सिक्योर टीएमटी, देश का भरोसा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनादेश में 5 राज्यों की जनगणना जारी है और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 144 पे भारतीय जनता पार्टी आगी है, बहुमत के आंकड़े से 2 पीछे मात्र। 144 पे इस समय रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं अगर तृणमूल की बात करें तो 79 सीटों पर तृणमूल आगे चल रही है। केरलम में 140 के रुझान आ चुके हैं। 97 पे कांग्रेस सरकार बनाती, यानी कि यूडीएफ सरकार बनाती हुई दिखाई देती है रुझानों में। वहीं अगर असम की बात करेंगे तो बम्पर जीत के साथ एक बार फिर हेमंत बिस्व शर्मा सत्ता पे काबिज होते दिखाई दे रहे हैं। 2/3 मेजोरिटी से आगे बढ़ते हुए अशोक मेरे साथ हैं। अगले 2 घंटे तक मैं और अशोक आपके साथ रहेंगे इन तमाम रुझानों के विश्लेषण करने के लिए, और जीत जैसे जैसे नतीजों में जिस तरह से बदलेंगे वो भी आप तक लेके आएंगे। जी हाँ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रुझान है आपके सामने हैं। नतीजे थोड़ी देर में स्पष्ट होने लगेंगे और बड़ी बात जानते हैं ऋतु क्या है, अभी वोटिंग जब से काउंटिंग शुरू हुई 3 घंटे हो चुके हैं, तो आमतौर पर बोला जाता है 3 घंटे की पिक्चर खत्म हो जाती है, लेकिन अभी कहना पड़ेगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि तस्वीर क्या होगी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी आजकल जो है धुरंधर का जमाना है, 4 घंटे की फिल्में होती हैं,
हमजा के बारे में लास्ट में पता चलता है। तो उसी तरह से हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमजा यहां पर कौन है और कौन किसका एजेंट है, पता चलेगा। लेकिन इतना ये जो तस्वीर अब तक सामने आई है, इसमें इतना तय है कि बीजेपी बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हो सकता है कि अगले 2 घंटे आप मेरे और ऋतु के साथ बैठे रहेंगे, तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यह भी बड़ी बात है, आज की जो बड़ी खबर है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि इस पूरे चुनाव का पूरा एक नेशनल इफेक्ट है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो इस वक्त 2 बड़ी खबर हैं। पहली खबर यह है कि लेफ्ट जो है वो भारत से आउट हो गया, पूरी तरह से आउट हो गया। इससे पहले आपने देखा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट यानी नक्सलवाद का भारत से समूल नाश हुआ, और अब लगता है इन चुनाव नतीजों के बाद लेफ्ट जो है, वामपंथी पार्टियां भारत की राजनीति से बिल्कुल आउट हो जाएंगी। और दूसरा इफेक्ट जो है इस चुनाव का है, वो बड़ा इफेक्ट यह है कि जो द्रविडियन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है उसका अंत होने जा रहा है, ये रुझानों में दिखता है। लेकिन फिर से कह रहे हैं रुझान है, थोड़ा बने रहिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस वक्त जो रुझान है, जो हमारे पास तस्वीर है, उसकी हेडलाइंस पे जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की हेडलाइंस क्या है? पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी इफेक्ट, झारग्राम की सभी 4 सीट पर भाजपा आगे। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 146 सीटों पर आगे है। रुझानों में बीजेपी की हवा ने तृणमूल को उखाड़ा। भवानीपुर में शुभेंदु से फिर पीछे हुई ममता। असम में फिर चमक रहा हेमंता मॉडल। चुनाव आयोग के रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत। कांग्रेस का पिछली बार से भी बुरा प्रदर्शन। केरल में इस बार बदल रहा है ट्रेंड। रुझानों में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को पूर्ण बहुमत। वहीं तमिलनाडु में डीएमके ऑफिस के बाहर उखड़ा तंबू। किंगमेकर विजय के घर के आगे बढ़ी सुरक्षा। रुझानों में पुडुचेरी में फिर एनडीए सरकार। कांग्रेस इस बार भी बहुमत से बहुत दूर। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की जोरदार तैयारियां। तो इस वक्त बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बंगाल की सत्ता में बीजेपी की धमक। रुझानों में बहुमत की ओर है बीजेपी की। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की आंधी के आगे तृणमूल कमजोर है। भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से पीछे हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी की ममता को तगड़ी चुनौती है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इस वक्त अगर आप नंबर्स देख रहे होंगे तो 147 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और यह आंकड़ा जादुई आंकड़ा है। यह पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने वाला आंकड़ा है। लेकिन अभी यह रुझान है और नतीजे परिवर्तित होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। 147 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया था। रुझानों में साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी 293 सीटों की विधानसभा, जिसमें एक सीट पर मतदान अभी बाकी है, 147 का बहुमत यानी 146 बहुमत का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। 149 सीट पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की इस समय जीत की ये लहर है, रुझानों से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश है, क्योंकि ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। रुझान अगर 149 दिखाते हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो गिनती बाकी है। देखिए तो अभी बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी को जश्न करने का इस वक्त अधिकार भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो असम में बीजेपी की सरकार पूरी तरह से जो है वापसी करती हुई दिख रही है। देखिए आपको जलेबी और क्या क्या मिठाइयों के डब्बे जो हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, लड्डू और मिठाई पेड़े सब कुछ बंटने शुरू हो गए हैं। और बंगाल में बीजेपी 148 सीटों पर 147 का बहुमत का जो आंकड़ा है उससे आगे। और अभी एक सीट जो है आपको मालूम होगा फाल्टा में अभी वहां पर पोलिंग होनी बाकी है, वहां रीपोलिंग होनी है। तो 293 में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और शुभेंदु अधिकारी का ताजा बयान। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी को लेकर लीड कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। शुभेंदु अधिकारी ने यह प्रिडिक्शन कर दिया है। उन्होंने सनातनियों को धन्यवाद दिया है। शुभेंदु अधिकारियों ने कहा सनातनियों को धन्यवाद, बंगाल में
बीजेपी की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं, पिछड़ रही हैं। तो एक बार तीन बार लगातार जीतने वाली भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु हैं और दोनों जगह से वो जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो बड़ी खबर है, पिछली बार भी उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। क्या इस बार वो लगातार दूसरी बार जी अशोक, आइए सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर से उनके पास जो अभी तक उनके पास जो सारी जानकारी आ रही होगी उसके आधार पर उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया है। और शमिक भट्टाचार्य মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4,500 মতো লিড হয়েছে। थैंक्स टू एवरी हिंदू सनातनी। मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4,500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में। एक्सपेक्टेड है, हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो ये शुभेंदु अधिकारी, हालांकि उन्होंने जो बताया कि 2 राउंड की पोलिंग पूरी हो चुकी है और 4,500 वोटों से वो आगे हैं। तो 2 राउंड की पोलिंग पे अभी थोड़ा सा हाँ, 2 राउंड की माफ कीजिएगा काउंटिंग अभी जो है कम से कम मुझे लगता है 18 से 20 राउंड की जो है वो काउंटिंग होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख जो है कई बार पता चल जाता है। तो हवा का रुख जो है भाप रहे हैं। और इस बीच शमिक भट्टाचार्य उन्होंने भी कहा है, शमिक भट्टाचार्य जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि हर राउंड के साथ सत्ता की तस्वीर बदल रही है, लेकिन बीजेपी 150 के आसपास आ रही है। ऋतु, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज के चुनाव की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर असम में अगर आप देखें, बीजेपी और उसके सहयोगी 97 सीटों पर जो है वो बढ़त बना रखा है। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है हम देख रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ जो मॉडल था उसका जो है अंत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो विजय की पार्टी थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बीजेपी की एक बड़ी जीत दिखा रही है। असम में, पुडुचेरी में और साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर अगले 1-2 घंटे में पश्चिम बंगाल की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ऋतु, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा क्योंकि इसका एक नेशनल इफेक्ट होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, और अशोक हम जानते हैं पहले चरण के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने उसी समय यह दावा कर दिया था। और बड़ी खबर जो आ रही है बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष का दावा कि बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। शमिक भट्टाचार्य का कहना है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आंकड़े साफ दिखाते हैं, रुझान जो दिख रहे हैं 152 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो बड़ी बढ़त के साथ है। देखिए, क्लीन स्वीप की बात हो रही थी अशोक, हालांकि अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं 94 सीटों पर टीएमसी आगे, 152 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शमिक भट्टाचार्य ने यह दावा किया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो पूरा कर लिया है। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। जनता की सरकार बन रही है। शमिक भट्टाचार्य बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो ये दावा कर रहे हैं। और फिर से हम आपको बता दें, बीजेपी अब तक जो आंकड़ा है 152 यानी 150 के ऊपर बीजेपी इस वक्त रुझानों में जाती हुई दिख रही है। अपने आप में ये बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है। लगातार बीजेपी जो है वहां पर टक्कर दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है हम देख रहे थे कि बीजेपी जो है इतना ममता बनर्जी को हरा नहीं पा रही थी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी को हराने जाएगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अपराजिता सारंगी जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। भास्कर सिन्हा रॉय जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तृणमूल कांग्रेस से। भास्कर जी, आप ही से सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? 154 भारतीय जनता पार्टी को, 93 सीटों पर अभी तृणमूल आगे है। हालांकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से इस समय भवानीपुर में पीछे चल रही हैं। नहीं, अभी तक खबर मिला है कि फिर ममता बनर्जी आगे चल रही है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि 4 राउंड गिनती हुआ है, 3 से 4 राउंड, 16, 18, 20 राउंड तक गिनती होगी। इतना जल्दबाजी मत कीजिए और इतना उछालिए मत। और क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये संख्या पार कर गया, ये वो। अब कितना 148 पार कर गए आप लोग? 154 है सर, 154 है, 154 है। आफ्टर हाउ मेनी राउंड, कितने राउंड के बाद 154? भास्कर जी देखिए आसफ जी, आपका क्या है कि हमें कहने दीजिए, फिर आप ही का तो फ्लोर है, आप ही कहेंगे। 154 है 4 राउंड के बाद, तो 18 राउंड के बाद क्या होगा, या तो 10 राउंड के बाद अगर कह सकते हैं तो हुआ है।
अभी क्या ये ट्रेंड से आप बात कर सकता है, ये सवाल है, ये बोलिए। नहीं भास्कर जी, बिल्कुल हम तो पहले ही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये रुझान है, अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी और रुझानों में जो है हम आपको रुझानों, हम अभी नतीजे नहीं दिखा रहे, हम रुझान बता रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है भास्कर जी, आज जैसा आपने मुझे दावा किया था, आपने रसगुल्ला तो खरीद लिया होगा मुझे खिलाने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था। तो मुझे लगता है रसगुल्ले का ऑर्डर आपने दे दिया होगा, मैं आपके रसगुल्लों का इंतजार करूंगा देर शाम तक। लेकिन अपराजिता सारंगी जी बीजेपी की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है। अपराजिता जी, अभी तो ये जल्दबाजी है, भास्कर सिन्हा रॉय कह रहे हैं, लेकिन अपराजिता जी आपका पहला कमेंट क्या है? फिलहाल 2 या 3 राउंड की जो है हमारे पास तस्वीर आ रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं कह दूं कि बंगाल में जो चुनाव हुए वो परिवर्तन के लिए चुनाव थे, और ये 15 वर्षों तक मैडम ममता बनर्जी जी ने माँ माटी मानुष के नाम पर लोगों का अत्याचार किया, लोगों के हरासमेंट किए, लोगों की प्रताड़ना की, और उसी प्रताड़ना का नतीजा आज टीवी मॉनिटर्स पर दिखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के विकास के मॉडल की सराहना हुई, और मैं कह दूं कि उनकी नीति, उनकी नीयत और उनके नेतृत्व की जीत है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी, बहुत विनम्रता के साथ, कि मां काली का भरपूर आशीर्वाद पश्चिम बंगाल में हमें मिल रहा है, और जहां तक असम की बात है, मां कामाख्या का आशीर्वाद वहां मिल रहा है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि हम आत्मसमीक्षा करने में भी माहिर है, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी योजना के अंतर्गत काम करते हैं, सही ढंग से योजना बनाते हैं। और मैं कह दूं कि जहां आत्मविश्लेषण की जरूरत है, बैठकर करते हैं। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 42 में से करीबन 18 सीट मिले थे, और उसके बाद यह 18 सीटों की संख्या 12 हो गई 2024 के इलेक्शन में। लेकिन हम हतोत्साहित नहीं हुए, हमने आत्मसमीक्षा की, और उसके बाद हमने जो कठिन परिश्रम किया उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं फिर से कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी के विकास के मॉडल पर लोगों ने आस्था दिखाई है, और जो जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति, जिस तरह की बेरोजगारी युवाओं में, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये 15 वर्षों की ममता बनर्जी जी की सरकार को नकार दिया। परिवर्तन चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, और मैं जानती हूं कि आज मेरे बंधु, टीएमसी के मेरे बंधु कुछ समय बाद क्या कहेंगे। मैं उन्हें बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं कि ये अब रुझान नहीं है, हम परिणाम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, परिणाम स्थिर हो रहे हैं। जी, वो कहेंगे, सुनिए, मैं कह दूं 2 घंटे के बाद वो कहेंगे कि ईवीएम का दोष था, एसआईआर में जो 91 लाख लोग गए इसकी वजह से हुआ, अनुप्रवेशकारी के इशू को उठाएंगे। तो नाचे ना आवत कहत की आंगनवे टेढ़, हमने सुना है, आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को आज धन्यवाद देती हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के लिए, जिन्होंने सही मार्गदर्शन दिया और हम सब के साथ कठिन परिश्रम किया। मैं आता हूं आपके पास अपराजिता जी, लेकिन भास्कर सिन्हा रॉय जी, अपराजिता जी ने 2 भविष्यवाणी कर दी है। एक मिनट मेरा सवाल लीजिए। 2 भविष्यवाणी कर दी है। वो कह रही है 2 घंटे बाद बीजेपी जीत रही होगी, और दूसरी भविष्यवाणी है कि टीएमसी कह रही होगी कि ये एसआईआर की वजह से हारा, हम लोग हारे, ईवीएम की वजह से हारे, चुनाव में गड़बड़ हुई है, हारे। वो दोनों प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिए। बोलिए। नहीं, अपराजिता जी ज्योतिष चर्चा करते होंगे, हम नहीं करते हैं, तो एक बात ये है। दूसरा बात ये है कि ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी 2021 में भी थे, उन्होंने आए थे, 2024 में भी थे, और 2024 में 303 से 240 पहुंच गए। ये सब बात छोड़िए, विकास कैसा हुआ क्या नहीं हुआ वो बात अलग है। क्या हुआ यहाँ पर, पूरा नैरेटिव जो बना है 2 पार्टियों के बीच में, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, तीसरे जो वामपंथीय था, इसका कांग्रेस, इन लोगों का ज्यादा असर नहीं पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां अभी तक देखिएगा डिफरेंस जो है, अंतर बहुत कम है। ये बीजेपी की तरफ भी जा सकता है,
टीएमसी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि 4 राउंड खत्म हुआ। आपको 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आप दावा के साथ नहीं कह सकते कि 150 का वो आंकड़ा पार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक पूरा 294 सीटों का नतीजे और हर जगह से नहीं आया। नहीं भास्कर जी, आपका भास्कर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही अभी, और मैं आपकी बात से, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये रुझान है, और बार बार हम कह रहे हैं रुझानों में क्या, मैंने शुरू में ही कहा पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा जो रुझान है वो कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी भी जीत सकती है, टीएमसी भी जीत सकती है। यानी आज आप ये मान रहे हैं कि ये जो रुझान है बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं फाइनल रिजल्ट। करेक्ट अशोक जी, एक बात बोलने दीजिए। 2021 में बीजेपी का वोट का परसेंटेज था 38%, ठीक है, और टीएमसी का था 48%, मतलब 10% का वो डिफरेंस था 2021 के हिसाब से। अभी कितना वोटिंग परसेंटेज स्विंग हो रहा है, ये स्विंग हो रहा है वोट, मतलब 10% वोट स्विंग होगा अगर बीजेपी के लिए, जो अभी तक देख रहे हैं, तो इतना स्विंग होगा तो बीजेपी सत्ता पे आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज वोट स्विंग हुआ है? और बंगाल में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर 50 और 60 सीट ऐसे हैं जहां पर डिफरेंस था 1 से 2%, और 4,000 वोटों का जो डिफरेंस है वो उतना है। 92% वोट हुआ है, और 2-4% बहुत मायने रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्विंग कितना हुआ है, मतलब स्विंग ऑफ वोट कितना परसेंटेज हुआ है, वो ज्यादा जरूरी है जानना। और दूसरा ये है कि और स्विंग के बाद इसका इम्पैक्ट कितना होगा नहीं होगा, इसीलिए हमें और 1.5-2 घंटा साढ़े 12 तक तो इंतजार। बिल्कुल, देखिए मैं कहा नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए स्विंग की जहां तक बात है वो ये अगर ये रुझान जो नतीजों में बदलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक वोट स्विंग बड़ा स्पष्ट था। अगर ये नतीजे बदलते हैं तो अभी उसका इंतजार कर रहा हूं मैं, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं। फाइनल वर्डिक्ट किसी को भी अभी देने का अधिकार नहीं है, जनता का फैसला है, जो भी फैसला होगा सबको शिरोधार्य करना होगा। लेकिन अपने आप में ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है कि बीजेपी इस वक्त जो है 3 घंटे के बाद जो है 157 तक पहुंच रही है। लेकिन अपराजिता जी, एक मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी जब अमित शाह जी वहां गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अपराजिता जी मेरी आवाज आप तक मिल रही है, सुन पा रही हैं मुझे? नहीं, मुझे लगता है अपराजिता जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में अपराजिता जी है, और वहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं। मिठाई बांटना थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गया? क्या थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो रहा है? मिठाई बांटना, ये जो बीजेपी के लोग मिठाई बांट रहे हैं, तो असम के लिए जल्दबाजी नहीं है? क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बन गई है भास्कर जी। देखिए असम में तो एक तरफा सुनिए, अभी तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी आज मिठाई बांटेगी जब बंगाल के नतीजे पूर्ण हो जाएंगे। अभी मिठाई तो जो है वो मुझे लगता है बट रही होगी ये असम के लिए। बीजेपी तो आज झालमुड़ी बांटने वाली है जैसी चुनाव नतीजे आएंगे, क्योंकि झालमुड़ी खाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थी, मिर्ची जो है पूरे विपक्ष को लगी थी। तो मुझे लगता है बीजेपी जीतेगी तो झालमुड़ी बटेगी, जो है वो अलग बात है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी बुरहानपुर से पीछे चल रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी खबर है। इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ, हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी खुद मैदान में उतरे थे, लीड कर रहे थे, और उन्होंने ममता बनर्जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, और अधीर रंजन चौधरी अभी पीछे चल रहे हैं। और ममता बनर्जी भवानीपुर से एक बार फिर आगे हो गई, यानी ये एक लड़ाई जो है सीसॉ की लड़ाई चल रही है, ये अप एंड डाउन चल रहा है, जैसा अभी भास्कर जी भी कह रहे थे, क्योंकि 2 राउंड है। तो अभी भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है। तो जाहिर सी बात है रुझान है, अभी रुझानों को बदलते देर नहीं लगे। निशीथ प्रामाणिक जो है माथाभंगा से आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़े जो है कद्दावर बंगाल बीजेपी के नेता जो है वो भी आगे चल रहे हैं। उद्यन गुहा दिनहाटा से वो आगे चल रहे हैं टीएमसी के। तो इस वक्त जो है तमाम जो रुझान है हम आपको दिखा रहे हैं, और समीर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो अपराजिता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अपराजिता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, बीजेपी जब अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो कोलकाता में, तो वहां पर अंग भंग और कलिंग का जिक्र था कि भाई अंग भंग और कलिंग जो एक ऐतिहासिक जो एक परिप्रेक्ष्य रहा है, और जो पहले जो राज्य थे, तो कलिंग से तो आप आती हैं, वहां तो पहले ही बीजेपी की पताका फहरा चुकी है, अंग प्रदेश में भी बीजेपी आ चुकी है, अब जो है बंग प्रदेश रह गया था। तो आपको लग रहा है बंग प्रदेश भी तो बीजेपी का एक बड़ा सपना जो था वो पूरा हुआ? बिल्कुल
आपने सही कहा। देखिए, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पहले अंग हुआ, उसके बाद कलिंग की तरफ हम आए, कलिंग की विजय की, और उसके बाद हम अभी आज बंग में हैं और वहां निश्चित तौर पर विजय का परचम लहराने जा रहे हैं। ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के मॉडल की यह जीत है। जब इस तरह की जीत होती है तो कहीं न कहीं हजार हजार कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस बात को हमें समझना होगा। करीबन 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में हैं और हम सब का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भारत के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति नियत और उनके नेतृत्व पर आस्था है। उनकी जो कार्य प्रणाली है लोगों को अच्छी लगती है। ये गवर्नेंस की जीत है, सुशासन की जीत है। और हम जो लगातार लोगों के साथ मिलकर विकास का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, इसकी जीत है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ झाल मुड़ी खाने से जीत नहीं होती है। झाल मुड़ी तो इलेक्शन के समय की बात है। मैं कह दूं, लगातार अगर आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुनेंगे, अगर हमारे अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के भाषणों को सुनेंगे, तो लगातार वो हमें सचेतन करते हैं, हमें कहते हैं लोगों के साथ रहो, विकास के कार्य करो, बूथ पर जाओ, ऐसा न लगे कि हम सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा सजग रखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उस पर लोगों ने आस्था जताई है। हम बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अधिकांश राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। चलिए, अभी आप आत्मविश्वास से कह रही हैं और अभी हमको थोड़ा सा अभी वो विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि अभी रुझान है, तो पत्रकार कभी भी रुझानों पर जो है सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से नतीजों का इंतजार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूं, खबरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इस ब्रेक के बाद। खिसते, तोड़ते, फूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हेमंत बिस्व शर्मा का जादू। हम जानते हैं कि हैट्रिक लगाती भारतीय जनता पार्टी असम में। असम के ये चुनाव इसलिए भी अहम थे क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था। हालांकि पिछले 10 साल में डबल इंजन की सरकार के तमाम उन कामों को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा असम की जनता के बीच में एक बार फिर थे। और इस पूरे चुनाव प्रचार में हेमंत बिस्व शर्मा एक अलग अंदाज में दिखाई दिए, जहां लोगों के साथ और महिलाओं के साथ, खासकर चाय बागानियों की महिलाओं के साथ जिस तरह से उन्होंने उनके सुख दुख को साझा किया, और फिर वहां पे यूथ के साथ जिस तरह से नाचते गाते भी दिखाई दिए, तो वो सारा चुनाव प्रचार का एक अलग रंग था। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का लगातार ये कहना था कि एक बार फिर असम में भारतीय जनता पार्टी आएगी और ऊपरी असम के सभी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ा बदलाव असम के लिए है।
असम को हमने देखा कि किस तरह से पिछले 10 सालों में तमाम अलगाववादी गुटों को एक तरह से मुख्य धारा में शामिल किया गया। ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव थे। उत्तर असम के 15 से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो एक बार फिर हेमंता बिस्व शर्मा का असम में जादू चला है। दूसरा एक तरह से टर्म हेमंत बिस्व शर्मा का होगा और हैट्रिक होगी भारतीय जनता पार्टी की। रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस बहुमत का एग्जिट पोल भी लगातार इसकी तरफ इशारा कर रहे थे और जिस तरह का बदलाव असम में देखा गया, कांग्रेस की पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन रहा है। लगातार गौरव गोगोई को जिस तरह से कांग्रेस ने पेश किया और अंतिम समय में जो कुछ बड़े विवाद हुए, जो सीधे सीधे एक तरह से पर्सनल अटैक था हेमंता बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर, उसका एक बड़ा असर लगता है कि कांग्रेस को उसका खामियाजा इस पूरे चुनाव में भुगतना पड़ा। बीजेपी 98 से अधिक सीटों पर आगे है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। बहुत विश्वास किया मशीनरी पे, हम धन्यवाद देते हैं इलेक्शन कमीशन को। एंड आपका जो है बाकी सब तो जो काम है पीसफुली हुआ, सब हुआ तो एकदम ठीक ही हुआ। मतलब जो है हर एक चीज में सपोर्ट मिला हम लोगों को। एंड हम लोग की पूरी मशीनरी एकदम दुरुस्त थी, चुस्त थी, स्किल्ड थी, तो हम लोग काम ठीक हुआ। फलता वाले एपिसोड को लेकर क्या कहना है? फलटा में क्या हो गया? फलता में जो हुआ, इलेक्शन का जो घोषणा हुआ, चुनाव आयोग ने 293 सीटों में इतना अच्छा परफॉर्म किया। फलता में कहा नहीं, फलटा में तो और अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अगर उसको तो ब्रश करना की घंटा कार्पेट लेके ही नहीं आता सामने। वहां तो इलेक्शन कमीशन लेके आए। तो इलेक्शन कमीशन का टेस्ट ये नहीं है कि आपका कितना विदाउट कंट्रोवर्सी हुआ या क्या हुआ, उसका रियल टेस्ट ये है कि पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट हुई रिजल्ट में। जब उसने देखा कि फलटा में ये गड़बड़ है तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भेज के रिपोर्ट मंगाई। ये कोई दाग नहीं है। ऐसा दाग आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत बड़ा ये स्टैंड है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन से पहले भी कहा था हमने, इलेक्शन होने से पहले भी कहा था हमने, बीच में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं हम, अगर हमारी सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन कहीं पे भी डाउट होगा हमें तो रिपोल होगा। हमने डे वन से कहा था कि कहीं पे भी डाउट होगा कि आपका जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है मशीन, कॉम्प्रोमाइज हुआ है सिस्टम। इवन हमने पहली बार कहा था 135A आरपी एक्ट 1951 हम इन्वोक करेंगे। अगर आपका बूथ के बाहर भी जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर लोग को अटकाया जाएगा वोट देने के लिए, तो 135 को जो है उसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं, उसको भी यूज करके हम कहेंगे कि आपका रिपोल हो। और ये पहले से कहा था कि बहुत सारे अगर बूथों में रिपोल होगा तो सेंसिटिव इलेक्शन जिला असेंबली सीट में वहां पे फिर वो होगा, कहते हैं आपका काउंटरमांड होगा। और इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमांड किया। फलता कोई दाग नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फलता जितना दाग लगाना है लगा लो। वही फलता कोई दाग नहीं है। फलता तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है कि अगर वोटर्स को जो वोट है ठीक तरह वो रिफ्लेक्ट नहीं करता ईवीएम में रिजल्ट में, तो वो रिपोल होना ही चाहिए। रिपोल का इसलिए प्रावधान है। अगर रिपोल से दाग होने लगता तो फिर तो आपका टेंटेड वर्डिक्ट आएंगी आपकी। टेंटेड वर्डिक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर सर काउंटिंग जो हो रहा है, काउंटिंग यहाँ पर 500-700 सीटों की व्यवधान में चल रहा है, बहुत कम अभी तक ट्रेंड चल रहा है। तो कहा गया है कि अगर ऐसी कोई सीट हो तो वहाँ पे काउंटिंग करने के लिए मांग किया जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी से कहा गया है, इसको लेकर कमीशन क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है कौन कितने वोट से जीते हारे, कौन जीते हारे, इससे मतलब नहीं है। ये पब्लिक का काम है, पब्लिक करेगी। इलेक्शन कमीशन का काम ये है पब्लिक को माहौल देना कि आप आइए, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी डर के आप आइए, वोट कीजिए, आपका ये संवैधानिक राइट है। उसके बाद पुख्ता इंतजाम करना कि ईवीएम का एकदम आपने स्टोर करके ऐसा रखा है जो मैनिपुलेट ना हो। काउंटिंग के समय एकदम पुख्ता इंतजाम की आपकी काउंटिंग अच्छी हुई है। कौन कितने वोट से जीता हारता मतलब नहीं है। इलेक्शन लॉ रूल में इतना फिक्स है रिकाउंटिंग किन परिस्थितियों में होगी। जो अगर वैसी परिस्थिति होती है और डिमांड होता है तो आरओ रिकाउंटिंग कराएगा। ऐसी परिस्थिति नहीं है एज पर रूल, तो फिर रिकाउंटिंग नहीं होगी। फलता के मामले में 240 नहीं, अभी कोई स्टार्ट भी नहीं हुई इंक्वायरी। आप 240 बोल रहे हैं। अभी तो वहाँ के जो है कल परसों से इंक्वायरी स्टार्ट होगी। जिन जिन बूथों में गड़बड़ मिली है उनकी स्टार्ट होगी। बाकी बूथों में फीड देखा जाएगा। ऐसा नहीं है हम खाली फलटा तो ठीक है हो गया। जो हमारे पास फीड है डिफरेंट बूथ से हमारे आई है
85,000 बूथ से आई है। उसका सैंपल करके हम सब फीड देखेंगे, उससे पूरा सीखेंगे हम कि फ्यूचर में क्या हुआ। इस बार पहली बार वेस्ट बंगाल में जितना आपका वेबकास्टिंग हुआ है, ऐसा वेबकास्टिंग कभी नहीं हुआ। और इसी वेबकास्टिंग की वजह से बूथ के अंदर एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वेबकास्टिंग 24 घंटे का था, वेबकास्टिंग का मॉनिटरिंग 24 घंटे का था। आप लोग ऊपर गए, आपने देखा, आज भी देख सकते हैं, QRT ऊपर है, हम भी देख के आए हैं पूरा। तो बूथ के अंदर अगर कोई गड़बड़ करेगा एकदम पकड़ा जाएगा, उसका एक्शन कैमरा बंदी हो जाएगा, उसमें स्ट्रांग एक्शन होगा। इसी चक्कर में ये नहीं कि वेबकास्टिंग बंद है, अंदर पूरा जो मन चाहे जो करें, पूरा वेबकास्टिंग के चक्कर में ही अंदर की पूरी सैंक्टिटी मेंटेन हुई। और आशा करेंगे फ्यूचर में भी पूरी सैंक्टिटी मेंटेन होगी। ये एक बार हो गया लागू, हमेशा के लिए लागू हो गया ये। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अभी तो इधर दीते ना। अधिकारी मनोज अग्रवाल की ये पीसी थी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ ये कहा कि चुनाव आयोग का काम है एक सुरक्षित, पारदर्शी, एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर देना मतदाताओं को कि वो अपने संवैधानिक अधिकार यानी वोट का इस्तेमाल कर सके, और वही हुआ। उन्होंने कहा कि किस तरह से 24 घंटे वेबकास्टिंग की गई है, ये उसका बड़ा असर है। जिस तरह से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई मतदाताओं को, पहले और दूसरे चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जनता खुल के बाहर निकली, एक सुरक्षित माहौल में बाहर निकली और उसने वोट दिया, और उसी का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव के साथ ये तय हो गया कि भविष्य में इसी तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। नगण्य हिंसा के साथ 2026 के विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप लगा ले 40 साल यानी पिछले 4 दशकों में इस तरह के चुनाव पश्चिम बंगाल में नहीं हुए हैं। तो ये अब एक प्रेसिडेंट तय करने जा रहे हैं। आने वाले समय में भी पश्चिम बंगाल के चुनाव इसी तरह से होंगे। समीर चौगांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपने भी सुना कि जिस तरह से सीईओ ने कहा कि लगातार जो चुनाव कराए गए हैं उसमें जनता को एक सुरक्षा की पूरा एक तरह से माहौल दिया गया, उसका एक बड़ा असर। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में अब चुनाव का परिदृश्य बदल चुका। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस तरीके से पश्चिम बंगाल में तैयारी की थी कि अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात किया और लोगों से कहा कि बिना डर और बिना भय के इस बार आप मतदान कीजिए, और यह सुनिश्चित किया कि हर आदमी बंगाल का जो मतदाता है वोटिंग करने जाए तो उसे किसी डर का सामना नहीं करना पड़े, उसे किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़े। और मुझे लगता है कि यह पहला बंगाल का चुनाव है जो इतना साफ सुथरा और इतना भय और बिना डर के चुनाव हुआ है, और यही कारण रहा कि 92% ज्यादा मतदान होता है। लेकिन समीर जी, ये उपलब्धि तो चुनाव आयोग की है कि उसने पहली बार बंगाल में हिंसा रहित और बिना डर के, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जो रुझान दिख रहे हैं यही परिणाम रहा तो सबसे ज्यादा गालियां बंगाल में आज चुनाव आयोग को ही पड़ने वाली हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का काम तो चुनाव करवाना था। अब जनता अगर परिवर्तन चाहती है और जनता अगर परिवर्तन सत्ता के खिलाफ मतदान करती है तो मुझे लगता है कि इसका स्वीकार किया जाना चाहिए और ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई 2011, 2016, 2021 में सरकार बनाने के बाद 2026 में वो क्यों हारी। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो भी है, जिसके भी विपक्ष में आए, स्वीकार करे, जनता के लिए काम करे। जनता को लगा कि ममता बनर्जी उनके उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। पहले 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, उसके बाद 32 साल 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्टों को मौका दिया, और 2011 से ममता बनर्जी की टुर्नों को मौका दिया। अब जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसी राज्य सरकारें बाकी राज्यों में चलाई है वैसे ही सरकार चलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई एक बार बंगाल में मौका दीजिए, और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने बंगाल को बचा लिया है इस बार। बड़ा भास्कर सिन्हा रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, ये तो मानेंगे आपकी एक लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है? नहीं, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, तो दोनों मतलब ये संभव हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, इन लोग भी ठीक रहे। देखिए, बात यह है कि इन्होंने जो कह रहे हैं कि बचा लिया, रक्त रंजित चुनाव होते थे पश्चिम बंगाल में पिछले 40 सालों में, वो दौर खत्म हुआ। ऋतु एक मिनट, भास्कर जी सुनिए। ऋतु, अब अभी भास्कर जी ने क्या कहा? भास्कर जी ने कहा ताली दोनों हाथों से बजती है पॉलिटिकल। सर, आपके जहांगीर खान टाइप लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी कि ताली बजे ही ना। करेक्ट, इसका बारे में बोले तो जहांगीर खान ने एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं आपके पास। किसी भी राजनीतिक दल को जश्न की अनुमति नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, ये मेरे ख्याल से बंगाल की होगी, क्योंकि 5 मई या उसके बाद ही विजय जुलूस निकाले जा सकेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि सेंसिटिव स्टेट्स हैं,
तो शायद इसलिए जो है संबंधित थाना प्रभारी से पहले अनुमति लेना अनिवार्य। तो ये जो है सभी नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। 5 मई से पहले, वो भी थाना अध्यक्ष की अनुमति से। आप विजय जुलूस, ये बंगाल की खबर जो है हम आपको बता रहे हैं, ये अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस का एक इतिहास रहा है। वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस होती रही है, वहां पर चुनाव नतीजे आने के बाद जो है वहां पर हिंसा होती रही है। इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसीलिए ये चुनाव आयोग ने एहतियात के तौर पर ये ऐलान किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। समीर चौगाकर, ये अपने आप में एक मुझे लगता है एहतियात के तौर पर उठाया गया अच्छा कदम है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां का माहौल बड़ा टर्मोइल रहता है, कोई हारे कोई जीते। नहीं अशोक जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय चुनाव आयोग ने लिया। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का माहौल रहा और अभी मतदान के बाद भी जिस तरीके से टकराव की स्थिति दिखने की पड़ रही थी कि भाई स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी जा रही थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और जो परिणाम आए तो इसमें हिंसा होने की पूरी संभावना थी हारी हुई पार्टी की तरफ से। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने एहतियात लिया है। लेकिन अमित शाह जी ने भी एक बात कहा था कि भाई केंद्रीय अर्धसैनिक बल 6 महीने रहेंगे बंगाल के अंदर, तो जो भी उधम करना चाहता होगा, हिंसा करना चाहता होगा, वो समझ ले कि अभी वहां पर अर्धसैनिक बल 6 महीने रहने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो कह दिया था कि 4 तारीख के बाद कौन बाप आएगा, तानाशाह बाप जो है दिल्ली से बचाने आएगा। अशोक, ये कोलकाता पुलिस का आदेश है और मुझे लगता है कि ये बड़े बदलाव का संकेत है। नहीं ऋतु, में 177 नहीं ऋतु, वहां पर केंद्रीय बल तैनात है, चुनाव आयोग का फैसला है, जाहिर सी बात है। चुनाव आयोग का फैसला है, ये आदेश है कि कोई भी जश्न नहीं मनाएगा, यानी सतर्कता को बरतते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। जी, ऋषभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। जल्दी से मैं एक टिप्पणी ले लेता हूं। भास्कर सिन्हा रॉय जी की आवाज जो है नहीं आ रही, जरा दे दीजिए, फिर मैं ऋषभ जी के पास जाऊंगा। भास्कर सिन्हा रॉय जी, देखिए जो आप बोल रहे थे आधा करके छोड़ चले गए। जहांगीर खान जी तो चुनाव के दिन क्या किया है, आपका जो दबंग ऑफिसर, तो उन्होंने क्या किया, तो दबंग ऑफिसर जो है सिंघम बोल जाए जिसको, वो फेलियर हो गया क्या? एक भी घटना नहीं हुई है, फिर भी पूरा क्षेत्र से रिपोलिंग दे दिया, उसमें कोई नहीं है। अगर ये सब कहना है तो थोड़ा पूरा नतीजे आने दीजिए। और 163 ये धारा ये लागू है और बीजेपी बंगाल को बचाएगा, जैसे बचा रहा है यूपी को, जैसे 303 से 240 आ गया, कैसे बचा रहा है, जैसे अयोध्या में हार गए, जैसे 2024 में चुनाव में नतीजा जो है इसके बाद 400 पार से। सर आप बंगाल की बात करो ना, बंगाल का परिणाम की बात करो, कहाँ अयोध्या और कहाँ जा रहे हो कैसे? और यूपी तो 10 महीने बाद है, देख लेना आप यूपी में क्या होगा। अभी समीर जी, यूपी इन चुनाव का असर यूपी पे भी पड़ने वाला है। अखिलेश यादव सबसे डर गए होंगे चुनाव के बाद, इसीलिए अखिलेश यादव को आज के चुनाव नतीजे सबसे ज्यादा हॉन्ट डरावने लगे होंगे, सपने में सबसे ज्यादा हॉन्ट करेंगे आज के चुनाव नतीजे। लेकिन एक मिनट ऋषभ, देखिए आप दबंग, सुनिए भास्कर जी, मैं आपका आता हूं आपके पास। आपने कहा कि वहां पर बड़ी कुछ हिंसा नहीं हुई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां केंद्रीय बल तैनात थे। हिंसा वहां इसलिए नहीं हुई क्योंकि, लेकिन चुनाव के बाद भी वहां पर हिंदुओं ने आरोप लगाया कि जहांगीर खान ने उनको जो है धमकाया था, उसके वीडियो आए, उसके बाद वहां पर रीपोलिंग का आदेश दिया गया। तो ये खबर भी जो है हमको पूरी बतानी चाहिए। लेकिन मैं आऊंगा ऋषभ तिवारी आपके। ऋषभ तिवारी, बीजेपी अभी 180 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है फिर से, लेकिन टीएमसी कह रही है कि अभी हमने हार स्वीकारी नहीं है क्योंकि ये तो 2-3 राउंड की पोलिंग है, अभी 18-20 राउंड टोटल होने हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी। 180-181 बीजेपी है, टीएमसी 0, कांग्रेस जो है पहले की तरह जो है वो अंडे पर बनी हुई है, 0 पर बनी हुई है, खाता नहीं खुला। ऋषभ तिवारी, सभी को नमस्कार। देखिए, वो बंगाल से एक शुभ संदेश आ रहा है और अब आप लोगों के समक्ष जल्दी संदेश भी मैं भिजवाऊंगा। कहने का विषय यह है, जिसने बच्चों के हाथ से गुड्डी छीन लिए, ऐसे गुंडा गुंडी की सरकार को बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बंगाल वो दिन नहीं भूला। ये कह रहे अभी रुझान, ये इनको ख्वाब पालने दीजिए और ये ख्वाब अच्छे हैं, ये ख्वाब अभी 5-10 साल 20 साल और इनका चलेगा, क्योंकि बंगाल रक्तचरी की वो राजनीति नहीं भूला है, तुष्टिकरण की वो राजनीति नहीं भूला है जो टीएमसी नारा देती थी कि सबका धर्म जुदा जुदा और मां दुर्गा की प्रतिमा को रोक कर कहती थी केवल खुदा खुदा। तो उस तरह की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम वहां की जनता ने किया है। और स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूं, चाहे सलानपुर का मामला हो, चाहे दानकुनी का हो, चाहे आसनसोल का हो, चाहे बर्दवान का हो, जो मामा का माफिया गैंग चलता था, अभिषेक बनर्जी का जो पार्टनर था, उसके भ्रष्टाचार पे भी पूर्ण विराम लगने का काम हुआ है। और हम सब ने देखा है। सर, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने रिपोर्टिंग की, इतने चुनाव को देखा है, कहीं भी बंगाल के अंदर
इस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल हमने कभी नहीं देखा था। चुनाव के दरमियान केवल मारकाट, तमचे लहराए जाते थे, बम फेंके जाते थे, और जब इस बार मतदान पड़ा, जय श्री राम का नारा लगा, वो अपने आप में वोट के समय एक परिवर्तन का संकेत था, जिसको आज मुहर लगता दिख रहा है। ऋषभ, अभी जय श्री राम पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे मुझे लगता है तब थोड़ा अभी टीएमसी की जो प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी उम्मीद है, अभी रुझान है, तो मुझे याद आता है कि इसमें एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति 40 मंजिल से गिर जाता है, 40 मंजिल की इमारत से गिरता है, तो जब वो 22 मंजिल पे आता है तो 22 मंजिल आदमी उससे कहता है क्या हालचाल है, तो कहता है अभी तो मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी स्थिति है कि आप गिर गए हो, उसके बाद जो है वो 22 मंजिल नीचे आ गई है, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी जो है ये फॉल आउट जारी है। इस पे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी जो है तस्वीर को समझने के लिए, देश की तस्वीर समझने के लिए चलते हैं हमारी जो सहयोगी हैं आंचल के पास। आंचल, ओवर टू यू। शुक्रिया अशोक जी। तो जिस तरह से हर राउंड के साथ तस्वीर बदल रही है, तकदीर बदल रही है, और ऐसे में हम भी हाजिर हैं कि कैसे क्षेत्रवार जो नतीजे हैं उसका एक तुलनात्मक हम एस्पेक्ट पेश करने की कोशिश करते थे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं असम की यहाँ पर। और असम में अगर हम देखें, जिस ऊपरी असम को लेकर कई बड़े वादे जो है कांग्रेस करती हुई नजर आई थी कि यहाँ पर जो गोगोई साहब है वो कह रहे थे कि ये इफेक्ट चलेगा, और हेमंत बिस्व शर्मा शायद अंडर करंट महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद उन्हें एक बहुत बड़ा करंट लगता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर 2021 में जो नंबर था 14, उससे सीधा भाजपा 25 पर आती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस जहां 7 जो सीटें थी उस पर सिमटता हुआ दायरा 1 पर नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कई ऐसे दावे और वादे जो किए गए उनके द्वारा वो यहां ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हमने बात की ऊपरी असम की। अगर हम निचले असम की बात करें, जो माना जाता है कि प्रबुद्ध जो वोटर है वो वहां पर है, यहां पर भी भाजपा अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 13 वहां पर सीटें थी जो बढ़ती हुई अब 18 पर नजर आई, और यहां पर 13 थी। एक काम या फायदा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से असम में कहीं ना कहीं जिस 3G इफेक्ट को लेकर लगातार कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो यहां पर निराधार होते हुए नजर आए। बराक वैली, जिसको हम कहते हैं कई बड़े इंपॉर्टेंट बोर्डों के साथ किस तरह से ये जो तमाम राज्य हैं वहां पर भी हम देख सकते हैं यहां पर थोड़ी बहुत बढ़त कांग्रेस को कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर जो असम गण परिषद है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं हम यहाँ पे मध्य असम की, जहां भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहां पर जो आंकड़ा है वो जस का तस है, जितना फायदा बीजेपी को पहले था वही यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जो सबसे चर्चित राज्य इस वक्त हम लगातार डिस्कशंस में देख रहे हैं। तो अगर हम पश्चिम बंगाल का जिक्र यहां पर करते हैं क्षेत्रवार नतीजों के, तो बात करते हैं प्रेसिडेंसी की, जो कि कोलकाता की पहचान माना जाता है। माना जाता है कि किस तरह से सत्ता का गलियारा जो है, अगर आप वहां पर काबिज होना चाहते हैं तो प्रेसिडेंसी से होकर जाता है। तो प्रेसिडेंसी में आप देखिए 2021 का जो आंकड़ा है वो 14 डबल डिजिट में, यहां पर डबल नंबर्स में भाजपा 51 पर, और यहां नुकसान आप टीएमसी को देखिए 93 सीटें थी 2021 में, और यहां पर सिमटती हुई 46 पर नजर आ रही है। जिसका जिक्र अभी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे वो भी कर रहे थे कि मालदा और जो बर्दवान है ये वो इलाके थे जो टीएमसी का गढ़ माने जाते थे। क्या यहां पर उस गढ़ को ढहाने में भाजपा सफलता हासिल कर पाई? आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो मालदा का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर 11 से 21 और 38 का जो आंकड़ा था वो सिमटता हुआ टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं 25 पर नजर आ रहा है। और यही अगर हम बात करें मालदा की, तो मालदा पर 11 से 21 और 38 से टीएमसी 25 पर। और यही अगर हम बात करते हैं बर्दवान की, जिसका जिक्र गेस्ट भी कर रहे थे कि कैसे यहां पर भी बड़े नंबर्स के साथ बीजेपी आगे आती हुई नजर आ रही है। 8 से 37 का आंकड़ा और 46 से सीधा 14 पर दीदी सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो तमाम जिन मुद्दों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, विजय संकल्प सभाएं निकाली गई, उन मुद्दों की यहां पर कहीं ना कहीं, अभी तो रुझान है, ये रुझान जब नतीजों में कन्वर्ट होंगे उन मुद्दों की कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कैसे तमिलनाडु में जो 2 विकल्प उभर कर सामने आते थे, डीएमके और एआईडीएमके, लेकिन टीवी के कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो रही है। तो इन चारों जो हम कह सकते हैं क्षेत्र हैं उनका एक बार आकलन करते हैं। उत्तरी तमिलनाडु की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कैसे जो डीएमके है 63 से 8, आप समझ पा रहे हैं कि जिस राजनीति को लेकर डीएमके लगातार दावे करती रही, कई ऐसे बयान उन्होंने दिए जहां पर उन्होंने कहा कि ये तो बाहरी दिल्ली वाले हैं और इन्हें यहां से भगाया जाए। वो बयान कहीं ना कहीं उनके
अपने अब वोट बैंक पर असर करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि एआईएडीएमके का भी आंकड़ा यहां पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम तमिलनाडु के का भी हम जिक्र कर लेते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम डीएमके की बात करते हैं और एआईएडीएमके की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो टीवी की जो पार्टी है जिसको लेकर लगातार ये भी बयान आया था कि क्या जो एक्टर विजय हैं वो एमजीआर की तुलना कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जो नंबर्स सामने आ रहे हैं वो नंबर्स अपने आप में ये दर्शाते हैं कि एक अहम भूमिका में जिस राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाती है कि क्या इस एक्टर को भी उतना प्यार पब्लिक देगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। दक्षिण तमिलनाडु की यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर भी डीएमके को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और यही हाल कमोबेश एआईएडीएमके का भी है, क्योंकि जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो नशीले पदार्थों की रोकथाम, रोजगार, पलायन, ये कई अहम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हावी होते हुए नजर आए। इस बार तमिलनाडु की जनता जिस तरह से वोट्स करने के लिए निकली, अगर कावेरी बेसिन का यहां पर हम जिक्र करें, यहां पर भी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को ही, डीएमके को माफ कीजिएगा नुकसान हो रहा है। हालांकि एआईएडीएमके अगर यहां पर 5 सीटों की बढ़त बना भी है, लेकिन टीवीके की अगर बात की जाए तो इन तमाम इलाकों में किस तरह से टीवीके ने जब लगातार चुनावी प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, जनता से डोर टू डोर कैंपेन किया, और सबसे अहम बात यह है कि जब हम नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं कवर करने की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि कैसे आप एक वेलफेयर स्टेट का उदाहरण देते हैं। हम वो वक्त नहीं भूल सकते कि कैसे एआईएडीएमके जब अपने ही जो तमाम वोटर्स हैं, जो उनकी जनता है, उनको कैसे फ्रीबीज बांटती हुई नजर आई थी। आइए अब रुक कर लेते हैं एक बार हम केरल की राजनीति का, क्योंकि यहां पर भी जो आंकड़े हैं, अगर मलाबार की यहां पर बात की जाए तो कैसे यहां पर नुकसान सीपीआई 3 से सीधे 2 पर, और सीपीआई-एम के लिए अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं दबाव है, 26 से सीधा 14 पर। लेकिन यहां कांग्रेस की अच्छी खबर यह कि 6 से सीधा 18 पर आती हुई यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को हटाने की बात यहां की जा रही है, और ऐसे में यूडीएफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कोच्चि की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो कोच्चि में आप देख सकते हैं कि सीपीआई यानी कि जिस लालगढ़ की आप बात करें, वो लाल रंग थोड़ा फीका होता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं सीपीआई का भी कमोबेश यही हाल है, लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर रुख कर लेते हैं ट्रावनकोर का, माना जाता है प्रबुद्ध वोटर्स, अर्बन वोटर्स यहां पर वोट करने के लिए निकलते हैं, तो यहां पर भी कमोबेश यही हाल। सीपीआई और सीपीआई-एम जो लगातार कई ऐसे मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आगे चल रही थी, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जनता ने यहां पर विश्वास वापस कांग्रेस पर जताते हुए नजर आए। तो किस तरह से जनता जनार्दन का ये जनादेश अब पूरे देश को कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से मानना होगा, और लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये कैसे जब नतीजों में तब्दील होंगे तो तस्वीर एक बार फिर से साफ होगी। ओवर टू यू अशोक जी एंड ऋतु। बहुत बहुत शुक्रिया आचाल आपका। और इस वक्त जो बड़ी तस्वीर है चुनाव की, वो तस्वीर भी हमारे पास तैयार है। वो बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में दरअसल ग्राउंड पर चल क्या रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम तुरंत लौट रहे हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे?
looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझान और नतीजे हम आपको बता रहे हैं और 5 राज्यों में जो बड़ी तस्वीर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी इस वक्त जो है असम में पूरी तरह से आगे बढ़ी हुई है और वहां पर सरकार बनना एक बार फिर से है। लेकिन बड़ी तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल की है। देखिए बीजेपी इस वक्त 188 सीटों पर बढ़त बना ली है। 188 पिछले 1 घंटे में बीजेपी की टैली लगातार बढ़ रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी वो 80, 90 और उसके आसपास रुकी हुई है। 91 सीटों पर बीजेपी जो है वो पिछड़ रही है टीएमसी से और अन्य के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की तस्वीर। 293 में से अब 282 का डेटा हमारे पास है। 282 के रुझान आ रहे हैं। 187 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। टीएमसी 92, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, बड़ी तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंगाल में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल में इसके रुझान मिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी और ममता बनर्जी की पार्टी इन रुझानों को स्वीकार करने के लिए तैयार अभी भी नहीं है और अभी भी उसकी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि 18 से 20 राउंड की पोलिंग होनी है, काउंटिंग होनी है। तो बीजेपी इस वक्त 188 सीटों पर आगे है। और इस वक्त जो हम आपको ये भी बता दें कि अगर अन्य राज्यों की तस्वीर आप देखेंगे तो वहां भी बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, क्योंकि असम में वो रिपीट कर रही है, पुडुचेरी में रिपीट कर रही है, तमिलनाडु और केरल में उसके लिए जरूर एक छोटा झटका हो सकता है, लेकिन वहां पर बीजेपी को अभी अपने पांव जमाने में वक्त और लगेगा। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं बंगाल की, जो हमने आपसे कहा था कि जो बड़ी तस्वीर है हमारे पीछे इस वक्त जो है आप देख रहे होंगे बंगाल में जमीन पर क्या हो रहा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वो तस्वीर आप देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त बंगाल की एक एक सीट पर हमारी नजर है और हम आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं। ये आप देखिए बिष्णुपुर, ये आप देखेंगे दरअसल हम आपको जो चेंज है यानी पिछली बार से जो परिवर्तन हुआ वो हम आपको बताएंगे। देखिए बिष्णुपुर की सीट यहां पर टीएमसी के हिस्से में थी, लेकिन अभी भी टीएमसी उस पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन साथ साथ बेहालापुर में भी जो टीएमसी की बढ़त थी, लेकिन वहां पर बीजेपी टीएमसी से छीनती हुई दिख रही है ये सीट। और इसी तरह से रास बिहारी सीट पर आएंगे तो ये भी टीएमसी के खाते में थी, लेकिन रास बिहारी सीट पर बीजेपी के स्वपन दास गुप्त पहले पत्रकार थे और अब जो है पिछली बार चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार रास बिहारी सीट से स्वपन दास गुप्त जो है आगे हैं। और उसके अलावा मानिक तल्ला आप देखेंगे तो ये भी टीएमसी के खाते में थी, बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। लेकिन उस दूसरी तरफ सांकराइल सीट जो थी वो टीएमसी उसको जो है रिटेन करती हुई दिख रही है। और इधर देखिए ये सीटें जो है बीजेपी ने जो टीएमसी से छीनती हुई दिख रही है। आप देखेंगे अमता में देखेंगे सिंगूर, ये बड़ी सीट है सिंगूर, यहां पर भी टीएमसी के खाते में सीट थी, लेकिन सिंगूर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट जो बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। जांगीपाड़ा यहां पर भी जो है बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। खानाकुल में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। हल्दिया में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। ये वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी आगे थी। मेरे साथ सुरजीत दास गुप्ता जुड़े हुए हैं। सुरजीत, ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन, इसको कैसे देखेंगे आप? अशोक जी, ये जो सिंगूर का जो परिवर्तन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि टाटा नैनो के प्रकल्प को लेकर कितना वहां पर झमेला हुआ था। और उस वक्त भी आज जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो सुलझ जाए किसी तरह से और वहां उद्योग लगे। उद्योग के न लगने से पश्चिम बंगाल का कितना बुरा हाल है, भत्ता से लोग अपना परिवार चला रहे हैं। और सिंगूर की तो ऐसी हालत है कि वहां वापस खेती भी नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए जो वहां पे मशीनें लाई गई थी वो वहां से हटाई नहीं गई है। अभी भी वहां पिलर्स वगैरह बने हुए हैं।
यहाँ पर अगर आप देखें अन्य जो सीटें, ये तमाम सीटें जो है कांती, दक्षिण जी, केसिया, दासपुर, जी। बिनपुर, काशीपुर, ये जो है यहाँ पर काशीपुर को छोड़ के तमाम सीटें जो है बिल्कुल। टीएमसी के पास थी। रामनगर टीएमसी के पास थी, खड़गपुर सदर, घाटल, बांदवान, पारा, ये सब सीटें ऐसी थी जो टीएमसी की थी, लेकिन बीजेपी इनका बढ़त बना रही है। जी, इनमें से कांथी जो है यहां से शुभेंदु ने अपना करियर शुरू किया था। अच्छा। वहां पर पहले वो काउंसिलर थे, उसके बाद विधायक बने, बाद में तृणमूल में ज्वाइन किया। बहुत से लोग जो कहते हैं कि नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ उसका श्रेय ममता बनर्जी को जाता है, वो श्रेय असल में यहाँ के स्ट्रॉन्ग मैन शुभेंदु अधिकारी को जाता है, जो उसके बाद उनको जब उनका